दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पहुंचे नेतन्याहू का हिजबुल्लाह पर बड़ा बयान भी सामने आया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह रहने तक हमले होते रहेंगे, दक्षिणी लेबनान नहीं छोड़ेगा इजराइल। यानी बेंजामिन नेतन्याहू शुरुआत से जिस बात को कह रहे थे उस पर अभी भी अडिग है। दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर जब वो पहुंचे तो एक बार फिर से इजराइल की मंशा को उन्होंने दोहराया और हिजबुल्लाह पर बड़ा बयान देते हुए ये कह डाला कि हिजबुल्लाह जब तक जीवित है, यानी हिजबुल्लाह का जब तक अस्तित्व है तब तक हमले होते रहेंगे, दक्षिणी लेबनान को नहीं छोड़ेगा इजराइल। तो वही ईरान से वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बैठक की है। ईरान पर हमलों को लेकर यह बैठक हुई है। ट्रंप ने रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख के साथ अहम बैठक की है। ईरान पर हमले शुरू करने पर चर्चा हुई है। ईरान से वार्ता छोड़ने पर भी चर्चा हुई है। बैठक पर ट्रंप का अंतिम फैसला अभी नहीं सामने आया है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। तो युद्ध की तैयारी के बीच दोहा में वार्ता को लेकर भी बड़ा अपडेट है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल दोहा पहुंच चुका है। दोहा में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहुंचे हुए हैं। यूएस से सीधी बातचीत से ईरान ने हालांकि इनकार कर दिया है। मध्यस्थों के जरिए ईरान और अमेरिका में बातचीत होगी। ईरान ने वार्ता पर यह साफ किया है कि कैसे वो सीधे तौर पर इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहा है। ईरान ने कहा कि फ्रीज संपत्तियों की पहले रिहाई हो, एमओयू की शर्तें पहले माने अमेरिका, और उसके बाद ही ये पूरी बातचीत की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। प्रदीप दत्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, ये अलग अलग जो घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, एक बार फिर से क्या फुल स्टॉप लग जाएगा इस वार्ता पे? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ तो बैठक कर रहे हैं कि कैसे हमले फिर से शुरू करने हैं, दूसरी तरफ ईरान भी सीधे बातचीत का हिस्सा नहीं बन रहा, बोल रहा पहले हमारी फ्रीज जो तमाम संपत्तियां उसको रिहा करो। क्या ये बातचीत इस बार भी अधर में चली जाएगी? इस तरह की संभावनाएं? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा है दोनों जो मुल्क है अपना अपना रुख ले रहे हैं, उससे यही साफ होता है कि वार्ता जो है कहीं कामयाब नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए, अभी तक पहला पड़ाव भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला पड़ाव था कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने खुला रखना है, लेकिन अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खोल नहीं पाया। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि हालांकि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट उठा दिया था, उसके बावजूद जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अभी भी परेशानी बनी हुई है। और दूसरी बात आप सही कह रहे हैं कि आप देखिए, एक अगर आप देखें तो ईरान लगातार कहीं ना कहीं अमेरिका को डिक्टेट कर रहा है। क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि हम दोहा में ईरान के कहने पर बातचीत कर रहे हैं और कतार में मिलने वाले हैं, उसके बाद ही ईरान की तरफ से बयान आया कि हम अभी अमेरिका से बिल्कुल भी बातचीत करने वाले नहीं हैं। हालांकि उनका डेलीगेशन जो है दोहा पहुंच चुका है, लेकिन अमेरिका के लोगों से वो बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है, ना ही विटकॉफ से ना ही कुशनर से। वो बातचीत करेंगे तो कतार के लोगों से करेंगे। और उनकी बातचीत किस मुद्दों पर होगी? वो कहते हैं कि जो आपने हमारी संपत्ति फ्रीज की है, सबसे पहले वो रिलीज की जाए। और कुछ संपत्ति को फ्रीज जो कतार में किया गया है, उसमें से कहते हैं कि 50% के करीब शायद वो रिलीज कर दें, उस पर बातचीत हो रही है। वो कहते हैं कि पहले हमारी शर्तों पे आप खरे उतरे, उसके बाद हम बाकी चीजों पे बातचीत करेंगे। जबकि अमेरिका का कहना है कि ये जो टेक्निकल वार्ता होने वाली थी, इसमें वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात होनी थी कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाया जाए ईरान का, उस पे बातचीत। लेकिन प्रदीप, ये तो वो छोटे छोटे बिंदु है जिस पर अमेरिका पहले ही सहमति दर्ज करवा चुका है। मसलन जो फ्रीज संपत्तियां उनको रिलीज करना, एक आर्थिक मदद करना, हॉर्मुज़ पर से नाकेबंदी हटा देना, ये तो छोटे छोटे बिंदु हैं जिस पर अमेरिका पहले ही सहमति जता चुका है। लेकिन फिर वो अब ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? क्या इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, एक सोची समझी अमेरिकी राष्ट्रपति की रणनीति हो सकती है कि मिड टर्म चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद फिर ईरान को हम देख लेंगे, तब तक बातचीत को ऐसे ही खींचा जाए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा दबाव तो अमेरिका के राष्ट्रपति पर मिड टर्म चुनाव का भी है, क्योंकि घर में उनके काफी प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। लगातार जो अपोजिशन को टारगेट कर रही है और यही कह रही है कि अगर आप इस बातचीत की बात करेंगे, अगर इस 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, तो सबसे जो है ईरान को फायदा हो रहा है, अमेरिका को कोई भी फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए, ईरान के पास इस समय एक तो बात करते हैं हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, लेकिन जो ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार इस समय है वो वेपन ऑफ मास डिसरप्शन है, जिसे वो लगातार जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इस्तेमाल कर रहा है। और जब जी चाहता है वहां पे समुद्री जहाज को रोक देता है, जब उसका मन आता है तब हमला कर देता है। यही वजह है कि अमेरिका समझ नहीं पा रहा है, उनकी रणनीति को पढ़ नहीं पा रहा है। यही वजह है कि कभी अमेरिका कहता है कि हमें जंग करनी है, और कभी लगता है उसे कि मैं उनकी अगर शर्तें मान जाता हूं, हो सकता है हम उनकी संपत्ति रिलीज करते हैं, उसके बाद हम उनको सैंक्शन भी उठा देते हैं, तो हो सकता है कि ईरान के तेवर और तीखे हो जाए। क्योंकि अभी ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो ईरान के नजर ही आ रहे हैं। मुस्तफा खामनेई के
की जमनाजी की तैयारियों में जहां यूरोपीय देशों को न्योता न देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान अपनी रणनीति को साफ कर चुका है कि वो किसी के सामने भी नहीं झुकेगा और किसी एक मानसिकता के साथ तो वो आगे नहीं चलेगा। आप बने रहिएगा प्रदीप, आपके पास लौटेंगे। तो लगातार जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, बड़ा सवाल वार्ता को लेकर यही बना हुआ है, क्या वो पूरी भी हो पाएगी। इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दे, प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है। पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा भी हुई है। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के हालातों की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने संवाद और कूटनीति पर भी जोर दिया है। जिस तरीके के हालात बने हैं उन सब के बीच पश्चिम एशिया में जो अभी बातचीत भी आगे बढ़ रही है, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को हालातों की जानकारी दी है।